हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसमें हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है, आप सभी जानते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे हैं परीक्षा देने वाले हैं 2024 से 25, इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो इसके ये मान के चलिए लगभग हम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसके आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ये 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आपके बोर्ड में 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप भी सोल्व करिएगा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। ठीक है, और लास्ट में मुझे बताना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 148/185 का सरलतम रूप है, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा सवाल, लेकिन है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा। ऊपर से तो कट जाएगा लेकिन नीचे से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा ये, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो और किससे कटेगा ये? ठीक है, तो ये जो है एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसको काटने का तरीका क्या है, इन दोनों का मैसा ले लीजिए। जो भी संख्या इन दोनों का मैसा आएगी उसी से दोनों संख्या कटेंगी। तो सबसे पहले इन दोनों का मैसा लीजिए। ठीक है, 148 से डिवाइड करते जाइए 185 को। 148 से कम 148 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे, बचेंगे आपके 7, और 5 में से 4 के बचेंगे 3। 37 उतार लेंगे यहाँ पर 148। देखिए चौका चलाइए, 4 7 28, हासिल को 2, 4 3 12 2 14, पूरा कट गया। इसका मतलब 47 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी, यानी इनका मैसे क्या है 37 है। तो 37 से दोनों कट जाएंगे। कितनी बार कटेगा 37 148 से? 4 बार, और ये कटेगा 5 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। काफ़ी बच्चे इस सवाल को छोड़कर आए थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हम इसे किससे काटेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल फंस जाए आपके सामने कि आपको पता ना चले हम किससे काटें, तो उनका मैसा ले लीजिए, जो भी मैसा आएगा उसी से काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया है कि मैस है 99 153 बराबर 9। तो लैस है बताइए 99 153 का। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 संख्याएं हैं 99 और 153, जिनका मैस है 9 है। तो इन्हीं संख्याओं का लैस बताना है आपको। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लैसा गुना मैसा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लैसा गुना मैसा। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, ये दोनों जो संख्याएं हैं पहली और दूसरी संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर रखिए 99 गुना दूसरी संख्या 153 बराबर लैसा गुना मैसा। इसमें मैसा गिवन है हमें, ये रहा 9, तो 9 रखेंगे, और लैसा हमें नहीं पता तो लैसा निकाल लेंगे। तो लैसा बराबर क्या हो जाएगा 99 गुना 153/9। ठीक है, यह आ जाएगा आपका लैस है। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 11 की मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 33, हासिल को 3, 11 5 55, 3 58, हासिल 5, 11 एकम 11 5 16। तो 1683 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। इस पर जो ना जाने कितनी बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि आपसे बोल देगा 2 संख्याओं का मैसा है या 2 संख्याओं का लैसा इतना है, तो बताओ मैसा बताओ या लैसा बताओ। ठीक है, या लैसा मैसा दे करके एक संख्या दे देगा, तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले पर ही पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो जब भी आपसे ऐसे बोले कि ये 2 शून्यक हैं, तो बताओ इनका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ऑप्शन से हल कीजिए इनको। तो ऑप्शन से कैसे हल करेंगे भाई, शून्यक का मतलब क्या है, वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। तो -3 को अगर मैं x के स्थान पर पुट करके देखूँ तो जोन सा भी मेरा शून्य हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो और 4 को भी रख कर देखना है, क्योंकि दोनों रख कर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि -3 पर 2 0 आ रहे हों, तो चौथे वाले में
एक ही आएगा फिर। तो यानी ऑप्शन हमें चारों चेक करने हैं, लेकिन सबसे पहले -3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे। तो -3 पुट कीजिए यहाँ पर। जब x के स्थान पर -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। फिर -3 यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 3 और प्लस के 12। क्या ये 0 आएगा? कभी नहीं आने का, तो इसे छोड़िए। अगला देखिए, -3 का वर्क करेंगे 9 और प्लस x की जाएगा -3 रखेंगे तो -3 प्लस के 12। क्या ये आपका 0 आ जाएगा? नहीं आने का। x²/2 यानी कि -3 का वर्ग 9 और 9/2 माइनस x की वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस के 3/2 हो जाएगी माइनस के 6। इसको सोल्व कीजिए। 9 और 3 12, 12/2 यानी 6 और 6 से क्या है 6, यानी ये तो 0 हो रहा है। तो एक बार इसको 4 से और देख लीजिए। 4 का वर्क करेंगे 16/2 -4/2 और -6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 8 में से 2 गए 6 और 6 में से 6 गए 0। इसका मतलब ये 4 पर भी शून्य हो रहा है और 3 पर भी शून्य हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे सवाल पूछे जाए तो आपको ऑप्शन से ही हल करने हैं, मेथड से नहीं जाना, ठीक है। आपका टाइम बच जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। समीकरणों 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। यानी आपको 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं, ये और ये, इनका कोई हल नहीं होगा। कब? जब a का मान किस इसमें से बताना है कौन सा होगा, 2024 में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि कोई हल नहीं होगा, या एक अद्वितीय हल होगा, या अनंत हल होंगे। तो इसके आपको 3 कंडीशन मैंने बताई हुई है, तो तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो कंडीशन क्या कहलाती है? a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन याद है, हाँ या ना? ठीक है। तो अब a1 a2 की वैल्यू क्या होगी? a1 हो गया, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो a1/a2 बताइए, 2/3 हो जाएगा। a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो 2 ले लेंगे हम यहाँ से, कोई से भी 2 पेयर ले सकते हैं। तो a1/a2 यानी 2/3 हो गया बराबर b1/b2। b1 की वैल्यू a है और b2 की वैल्यू -5 है, तो a का मान निकाल सकते हो आप आराम से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 दूनी 10/3 आ जाएगी a की वैल्यू। तो आपसे यही पूछी थी, -10/3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार पूछी जाती हैं बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो 2023-24 से लगातार आ रहा है, 2 साल से, तो 25 में भी आने के चांस है इसके। तो कैसे करते हैं इस सवाल को? जब भी आपसे 2 अंकों की संख्या की बात करेगा तो सबसे पहले आप दाहिने का अंक मानेंगे। किसका अंक मानेंगे? दाहिने का। तो लिखे माना दाहिने का अंक। इसका तरीका देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इसी जैसे ही हो जाएंगे। जब भी आपसे 2 अंकों की संख्या क्या लाएगा तो सबसे पहले आपको क्या मानना है? माना दाहिने का अंक। तो दाहिने का अंक हमेशा x को मानना है और इकाई के अंक को आपको y मानना है। इकाई का अंक बराबर y। अतः संख्या क्या हो जाएगी? 10x + के y। ये फिक्स है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि दाहिने का अंक x, इकाई का अंक y और संख्या 10x + y। ये हर सवाल में ऐसे ही करना है जब भी 2 अंकों की एक संख्या वाला सवाल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो खेल है यहाँ पर देखिए, प्रश्नानुसार खेल शुरू होता है। अब उसने बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ये 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योग 9 है। अंक इसमें कौन कौन से? एक तो x है और एक y है। तो इनका जो योग है वो 9 है, यानी x + y = 9। समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ो। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो 2 अंकों की संख्या आई है, यानी ये वाली। तो इस संख्या का 9 गुना लिखिए इसका। तो 10x + के y, इसका 9 गुना, ठीक है। बराबर किसके है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से बनी कौन सी संख्या? कि x के स्थान पर y आ जाएगा, y के स्थान पर वो x आ जाएगा, यानी कि संख्या कौन सी बनेगी? 10y + के x बनेगी। इस संख्या का दुगुना है, ध्यान से पढ़िए, इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का? इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके अंकों को हमने पलट दिया, ये संख्या बन गई। का दुगुना है, इसका दुगुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा, 9 दाही 90 हो जाएगा इधर, प्लस 9 एकम 9y हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है ना। 10 दाही 20 हो जाएगा
और 2 एकम 2x हो जाएगा। अब x और y को दोनों को इधर ले आइए। भाई ये 90x है, ठीक है। 90x में से जब 2x घटाएंगे तो 88x आएगा, और 9y में से जब 20y घटाएंगे तो माइनस के 11y आएगा, बराबर 0। अभी देखिए यहाँ से 11 कॉमन लेके काट दीजिए। 11 8 88x और 11 एकम 11y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आपके पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे विलोपन विधि से हल कर लो। तो मैं कहूँगा विलोपन से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर y के गुणांक समान है और प्लस माइनस भी है, तो एक दूसरे को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हो आप। इनको जोड़ेंगे तो x और 8x कितने हो जाएंगे। देखो ऐसे जोड़ते हैं, x प्लस 9 और इधर आ जाएगा 8x माइनस वाई। पहले समीकरण लिख लो जो जो जोड़नी है, समीकरण 1 लिख ली, समीकरण 2 लिख ली। अब इनको जोड़ना है तो x और 8x कितने होगी, 9x होगी। y से माइनस वाई ख़त्म हो गया, 9 और 0 9 हो गया, 9 से 9 भी ख़त्म हो गया, x का मान आ गया 1। अब x का मान किस में रखोगे, या तो समीकरण 1 में रखोगे या समीकरण 2 में रखोगे, जहाँ पर आपको आसानी लगे उसमें रख लीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो इसमें x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो प्लस y का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब मुझे बताइए संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी। संख्या क्या थी, 10x प्लस के y थी। x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, पहले लिख लीजिए 10x प्लस के y, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 10 × 1 लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो आंसर क्या बनेगा, 10 एकम 10 और 8 18 है। तो आंसर देख सकते हो 18 है। अब बाय मिस्टेक आपका मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में है, और ये आपको चेक करना है कि मेरा 18 जो है वो सही आया या गलत आया। आप श्योर नहीं हो अपने आंसर से, तो आप तसल्ली के लिए क्या कीजिएगा, जो सवाल ने बोला है आप वही करके देखिए क्या आपका 18 आता है। उसने बोला सवाल ने कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसमें कौन कौन से अंक है, 18 में 8 और 1, तो इनका अंकों का योग 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे पढ़ो, इस संख्या को 9 गुना, किस संख्या 9 गुना, 18 का, तो 18 निम्न कितने होते हैं, 9 8 72, हासिल लघु 7, 9 एकम 9 और 7 16। तो 162 जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी इसके अंकों को पलट कर कौन सी संख्या बनेगी, 81। क्या 81 का दुगना आ रहा है, तो 81 दूनी कितना होता है, 162 होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो 18 आंसर आया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। तो आप ऐसे भी अपने बोर्ड में अपना आंसर चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि मेरा आंसर सही आया या गलत आया। तो आप श्योर हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट से लगते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। अगर इसको लैंग्वेज के अनुसार आपने जैसे जैसे लैंग्वेज लिख रही है ऐसे ही आप लिखते चले जाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें आगे करना क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ कर आना। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या पूछा आपसे, एक भिन्न ज्ञात करिए। तो भिन्न में क्या क्या होते हैं, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, भिन्न मानेंगे। माना भिन्न, जो भी आपसे पूछे उसी को मान लीजिए। माना भिन्न बराबर x/y, तो भिन्न जो होती है अंश बटे हर की फॉर्म में होती है, तो हमने मान लिया भिन्न जो है मेरा x/y है। अब प्रश्न के अनुसार आइए, प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 कब हो जाती है, पहले 1/3 लिख लेंगे, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो अंश कहाँ पर है, अंश ये है, हर ये है, तो अंश में 1 जोड़ देंगे, x + 1/y। हर की कोई बात नहीं करी उसने, केवल अंश में 1 जोड़ा है। अगर वो कहता अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है तो दोनों में जोड़ देते, लेकिन उसने फिलहाल अभी करा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो हमने अंश में जोड़ दिया। और वह एक, अब आगे आइए, पहले इसको सोल्व करके x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, y को इधर ले जाइए, तो 3x + के 3 बराबर y, या कह सकते हो कि 3x - के y बराबर -3, समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ो, उसने बोला और वह 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। अब की बार हर से 1 घटा दीजिए, यानी इसमें से 1 घटाना है, x/y - 1, यानी अंश में कोई छेड़खानी नहीं करनी, केवल हर में से 1 घटाया। तो फिर से कैंची गुना करिए और इसको इक्वेशन बनाइए। यह आ जाएगा आपका 4x बराबर y - 1, तो y को इधर ले आइए, तो 4x - y बराबर के 1, ये -1 कह सकते हो, समीकरण नंबर 2।
अब आपके सामने दो इक्वेशन है, एक पहली और दूसरी, इनको हल करेंगे तो y और y के गुणांक समान है, तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दो या दो में से एक को घटा दो, मर्जी आपकी। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो 3x पहले आएगा माइनस वाई बराबर -3 और 4x माइनस वाई बराबर -1। इनको घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो y से y ख़त्म, 3x में से 4x घटेंगे तो कितना आएगा माइनस के x आएगा, और माइनस के 3 में से 1 घटेगा जुड़ेगा यानी कि तो माइनस के 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस ख़त्म यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो सीधा अनुसार। तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे कितना आएगा 3, x की वैल्यू 2 माइनस वाई बराबर -3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, y को इधर ले जाइए, -3 इधर ले आएंगे तो 6 + 3 बराबर y, या वो कह दीजिए y बराबर 9। तो x और y का मान निकलने के बाद हमारा आंसर मतलब हमारा सवाल हल हो जाता है। और लास्ट में लिखेंगे अतः जो मान था उसको भिन्न बराबर, भिन्न क्या आती है हमारी x/y, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 9, तो आंसर आ जाएगा 2/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो आंसर को बड़े ब्रैकेट में यानी डिब्बे में बंद करके आना है, ताकि एग्जामिनर की दृष्टि आपके केवल आंसर पे पड़े। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने 2024 का ही है, ये भी प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 1 - 4x प्लस के 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। यानी आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है सिंपल सी, आपको मूलों का योगफल बताना है। तो मूलों का योगफल आप सभी जानते हैं कितना होता है, -ba/a होता है। तो आपको b और a की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो b और a की वैल्यू कहाँ मिलेगी, सबसे पहले इसको सही रूप में लिखे, 4x² आगे आएगा, माइनस के 4x बीच में आएगा और प्लस में लास्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a का मान, ये b का मान और ये c का मान। चिन्ह सहित उठा लीजिए, तो b की वैल्यू रखिए यहाँ पर, b की वैल्यू है -4, तो माइनस पहले से ही है तो -4 यहाँ पर आ जाएगा, बटे a की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस के 4/4, 4 से गया 4 यानी आंसर क्या आ गया 1। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे मूलों का योगफल पूछा जाता है, मूलों का गुणनफल पूछा जाता है। अगर गुणनफल पूछ लेता तो बताओ क्या होता आंसर, तो आपका होगा सर c/a हो जाता है ना, गुणनफल क्या हो जाता c/a। तो आपको ये याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x² - 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी व्युत्क्रम पूछे तो आपको क्या करना होता है, 1/, करके जोड़ना होता है। ठीक है, योगफल पूछा है तो योग करेंगे, गुणनफल पूछता तो गुणन करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण हमारी समीकरण x² - 7x प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो माना इसके जो मूल हैं कितने हैं, माना मूल बराबर मूल अल्फ़ा व बीटा है। तो मूल जो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा, तो मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए पहले। तो मूलों का योगफल, मूलों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अब b कितना है इसमें, b आपका हो गया सर -7 है, तो -7 रख देंगे b की वैल्यू। a कितना है आपका हो गया सर 1 है, तो आ जाएगा 7/1 यानी 7 आ गया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल अभी बताया था ऊपर c/a होगा। तो c की वैल्यू देखिए यहाँ पर 12 आ जाएगी और a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 12। अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ गया है 12 आ गया। अब उसने पूछा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताओ मुझे। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल लिखेंगे, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा, जैसे पहला मूल है अल्फ़ा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फ़ा। दूसरा मूल मेरा बीटा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/बीटा। इन दोनों को ऐड करना है, यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को ऐड करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा और दोनों के अंदर गुण हो जाएगी अल्फ़ा बीटा। इसको मैं सही रूप में लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर 7/12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, 7/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ये भी एक द्विघात समीकरण चैप्टर से ही है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। 2022 में पूछा गया था और 24 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन आपसे बोला है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी वे क्या होने चाहिए, एक तो क्रमागत होने चाहिए, दो ऊपर से विषम होने चाहिए और ऊपर से धनात्मक होने चाहिए और ऊपर से पूर्णांक होने चाहिए। यानी 4 चीज़ों की कंडीशन लगा दी उसने। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कंडीशन लगाओगा आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। क्रमागत क्या होता है भाई, जैसे मैंने बोला एक का अगला क्या हो जाएगा 2, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे क्रमागत, लेकिन ये विषम नहीं है, उसने विषम भी बोला है। तो अगर पहला विषम प्राकृतिक यानी विषम पहला है तो इससे क्रमागत विषम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उससे क्रमागत हो जाएगा 5 हो जाएगा। और सारे के सारे कैसे लेनी है, धनात्मक लेनी है और पूर्णांक लेने हैं। तो हम ऐसे ही नंबर लेंगे यानी नेगेटिव नहीं लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहला धन विषम पूर्णांक, ठीक है, बराबर हमने x मान लिया। तो लिखेंगे अगला यानी दूसरा धन विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर ये 1 है तो इसमें हमने अगला निकालने के लिए क्या किया 2 जोड़ा, और ऐसे ही अगला निकालने के लिए 2 जोड़ा। विषम में क्या होता है 2 ऐड होंगे। ऐसे ही इसमें अगर मैं पहला x मान रहा हूँ तो अगला क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x+2। अब प्रश्नानुसार आइए, प्रश्न के अनुसार उसने बोला है कि दोनों जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को ऐड करने पर 290 आना चाहिए। तो x का वर्ग और प्लस x+2 का वर्ग, इनका जो वर्गों का योग है बराबर आना चाहिए 290 है। तो इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। x² प्लस a+b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x² प्लस के 4 और प्लस के 4x बराबर 290। ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा और प्लस के 4x हो जाएगा, और 290 को इधर लाएंगे तो 286 बचेगा माइनस के बराबर 0। देखिए 2 से कट जाएगा, सब 2 से कट जाएगा तो x² बचेगा, 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। यानी जो मेरी द्विघात समीकरण बनी है x² प्लस के 2x माइनस के 143 143 बनी है। अब 143 के ऐसे फैक्टर करिए जिससे आपका जो है योगफल या माइनस करके 2 आए। तो 143 के 2 फैक्टर करिए। तो 143 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, 143 के हो जाएंगे 11 कम 11 और 1 13, 11 से कट जाएगा, ये 11 13 हो जाएंगे। क्या इन दोनों का जो अंतर है वो 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे जो फैक्टर बनेंगे 11 और 13 बनेंगे। ठीक है, तो अगली लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ तक नोट करें पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस के 13x माइनस के 11x और माइनस के 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो x+13 आया, और माइनस के 11 कॉमन लिया तो x प्लस के 13 आया बराबर 0। यहाँ पर x+13 बचा और यहाँ x माइनस 11 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि मैं इसको 0 के इक्वल लेके चलूँ तो -13 आएगा, और यदि इसको 0 के इक्वल लेके चलूँ तो 11 आएगा। यानी मेरे x के 2 मान आए हैं। तो x क्या है, x एक धन विषम पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हमें तो धन लेना है तो ये नेगेटिव वैल्यू छोड़ने पर लिखेंगे माइनस चिन्ह या माइनस वाला मान छोड़ने पर। क्योंकि उसने धन बोला है ना, अतः x बराबर कितना आ गया 11। अब x बराबर 11 है, इसका मतलब पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा 11 है, पहला पूर्णांक बराबर 11 है। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक इससे अगला विषम यानी इससे अगला विषम हो जाएगा 13। तो मेरे जो आंसर बनेंगे 11 और 13 बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सीधा आपसे 6 नंबर का लॉन्ग पूछा जाता है। कितने नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक समीकरण है, इसने नहीं बोला ये द्विघात है या कौन सी है, बस उसने बोला कि निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो एक समीकरण दी है आपको, और 2020-23 यानी 2 साल से लगातार पूछा गया। तो देखिए ये ऐसे सवाल कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये लिखा है 2x - 1 बटे x प्लस के 3,
और ये इसका जस्ट अपोजिट लिखा है x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1। तो हम इसके स्थान पर कुछ एक वैल्यू मान सकते हैं, x के स्थान पर कुछ भी मान लो इस पूरी वैल्यू के स्थान पर या तो z मान लो या t मान लो या u मान लो या y मान लो, यानी x के अलावा कुछ भी मान सकते हो। तो लिखेंगे माना, जो इसमें सेम होता है ना वो ही मानेंगे। तो ये इसको मान लेंगे 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y, हमने मान लिया y। तो जब इसकी जगह y रख देंगे यहाँ पर तो अतः 2y माइनस 3। अब देखिए इसकी वैल्यू तो y हो गई, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका जस्ट अपोजिट है तो ये भी y का अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/y, हाँ या ना, और बराबर 5। y का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 2y² माइनस 3 एकम 3 और बटे y बराबर 5। इस y की गुना करिए तो 2y² माइनस 3 बराबर 5y, 5y को इधर लाइए 2y² माइनस के 5y माइनस 3 बराबर 0। अब बनी है आपकी द्विघात समीकरण। अब आगे सरल कर सकते हो आप गुणनखंड करके, तो 2 तिया 6 और 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 5 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे 2y² माइनस के 2y माइनस प्लस के 2 तिया 6 माइनस के करना है तो 6 एकम 6 करना पड़ेगा मुझे, माइनस के 6 और प्लस के 1y बराबर माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे तो 2y आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका y माइनस 3 और यहाँ पर बचेगा प्लस के 1y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों सेम है, एक बार लिख लेंगे y माइनस 3 और ये बचेगा आपका 2y प्लस के 1 बराबर 0। ठीक, अब y की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वल रखूँ 0 की, कितना आएगा, y बराबर 3 आएगा एक तो, और एक y बराबर आएगा माइनस के 1/2। ठीक है, तो y के 2 मान आ गए। अब y की जगह क्या माना था हमने, 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस के 3 माना था, तो इसलिए लिखेंगे अतः यदि y बराबर 3 तब y की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3, 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर 3। अब यहाँ से सरल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम, इसकी गुना इधर कर दीजिए ना, तो यह जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस के 9। तो कितना आ जाएगा, x को सरल करेंगे, इस 2x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा माइनस के x हो जाएगा और 9 को इधर लाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 1 तो आ गया माइनस के 10। अब इस वाले y के लिए सोल्व करेंगे कि y बराबर माइनस के 1/2, यदि y बराबर माइनस 1/2 तब y का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस के 3 बराबर माइनस 1/2। कैची गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x माइनस के 2 बराबर माइनस के x और माइनस के 3। इस x को इधर लाएंगे तो 5x हो जाएगा और माइनस 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस में से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस के 1 बचेगा। तो x का मान आ गया माइनस के 1/5। ठीक है, अतः x बराबर माइनस के 1/5 और कौन सा आया दूसरा मान, माइनस के 10। ये हुआ आपका आंसर। तो ऐसे करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखा जाए तो। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी आपको वैल्यू दी है अगर सेम है तो उसको एक अलग चर मान लेंगे, x के अलावा कोई भी। तो जो हमने माना है जहाँ पर ये सेम है वहाँ पर हमने वो रख दिया मान, उसके बाद सोल्व करा और द्विघात समीकरण बनाई, यहाँ से y के 2 मान आए, फिर y की वापस से वैल्यू रखनी है जो हमने मानी थी और उसके बाद आगे एक एक करके सोल्व करना है, तो x के मान आ जाएंगे 2। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ तक नोट करेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, समांतर श्रेणी -62 -59 ... 7 10 का 11वां पद होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और 2024 में ही आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपसे 11वां पद या 10वां पद या 7वां पद पूछ ले तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए nवें पद का। तो आप जानते हैं nवां पद यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a क्या है, a का मतलब पहला पद और d क्या है, इनका सार्वंतर, और n जोन सा भी आपको नंबर पूछा है 10वां 11वां 12वां जो भी है। ठीक है, तो अब आपसे 11वां पद पूछा है तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 11।
अच्छा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -62, पहला पद हो गया। और डी कितना हो जाएगा, डी होता है डिफरेंस, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए। 59 में से 62 घटाओगे तब भी इतना ही आएगा, और 10 में से 7 घटाओगे तब भी इतना ही आएगा। तो 10 में से हम 7 घटा लेंगे तो यहाँ पर आसान हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 - 7 = 3। तो हमारा जो सार्वंतर है वो आ गया 3। अतः A11 है, A11 का मतलब क्या हो जाएगा, 11वां पद। तो A11 को लिखेंगे A + 11 - 1 यानी कि 10 × D। तो डायरेक्ट मान रखें A का मान -62 प्लस 10 × D की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 10 × 30, -62 प्लस के 30, तो 62 में से 30 जाएंगे तो 32 बचेंगे, वो भी माइनस के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो nवें पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे 11वां पद 10वां पद, तो डायरेक्ट आप nवां पद ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया है। x के किस मान के लिए 2x, x + 8 और 3x + 1 AP में होंगे। यानी ये 3 पद आपको दिए गए हैं और ये AP में होंगे कब, जब x का मान क्या होगा, आपसे पूछा है। तो जब भी आपसे पूछे या ऐसा सवाल आए कि 3 पद ये AP में होंगे कब, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इन दो का डिफरेंस और बराबर कर रख देना है इन दो का डिफरेंस। यानी अगर कोई भी 3 टर्म समांतर श्रेणी में है तो उनका जो डिफरेंस है यानी सार्वंतर है वो बराबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यदि 2x, x + 8 तथा 3x + 1 AP में है तब जो इनका डिफरेंस सार्वंतर है वो बराबर आना चाहिए। यानी x + 8 - 2x कर दो, या फिर 3x + 1 में से इसको घटा देंगे, 3x + 1 - x + के 8 इसको घटा दो, तो मान हमारा सेम आना चाहिए। इसको घटाओ, माइनस के x बचेंगे इधर, प्लस के 8 बराबर 3x + के 1 - x - के 8। तो 3x में से 1x गया, 2x बचे, और 1 में से 8 गए, माइनस के 7 बचे, -x + के 8। इस -x को इधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, और 7 को इधर ले आएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15 हो गया, यानी x का मान आ गया 5। ठीक है, तो अगर x का मान हम 5 रख दें तो ये तीनों टर्म काय में आएंगी, AP में आएंगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 5। 2024 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने एक चित्र है, उसमें क्या दिया गया है, DE पैरेलल है BC के, यानी DE समांतर है BC के। ध्यान से देखिए, जो DE लाइन है वो BC के समांतर है। ठीक है, तो CE की माप क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की पूछिए कितनी होगी। और ये आपको दी है AD की वैल्यू 1.3 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। तो आपसे ये वाली लाइन की वैल्यू पूछे कितनी होगी। तो आप सभी जानते हैं, जब भी एक त्रिभुज में एक आधार के समांतर एक लाइन खींची जाती है तो इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से अनुपात जो होगा वही अनुपात इस वाली भुजा का इस वाली भुजा से जो अनुपात आएगा बराबर होता है। यानी लिखेंगे ये ऑप्शनल है, तो आप चाहे इसमें सॉल्यूशन करो या नहीं करो, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1.3/3.9 का जो अनुपात आएगा वो 1.5 EC का अनुपात आएगा। ठीक है, यानी इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो पॉइंट से गया पॉइंट, और 13 कम 13, 13 × 39 कितना आ गया, C इधर ले जाइए बराबर, और 15 × 45 यानी 4.5। तो CE कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको केवल आंसर टिक करना है, ना कि सॉल्यूशन दिखाना। हमने कैसे करा, आपको केवल मेथड वहाँ दिखाना है जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा गया था आपके आपसे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सूत्र होता है इसका, ध्यान से देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी के याद भी होगा। 1/2 आधार की वैल्यू कितनी है इसमें, आधार की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसमें 7 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 2 × 7 = 14 और 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सभी ने कर दिया होगा मुझसे पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे और एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। तो इसे बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले P के निर्देशांक के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू। ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है? -3 पर, तो -3 लिखेंगे पहले। और y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है? -2 पर, तो -2 लिखेंगे। तो आंसर क्या बन गया? -3 -2, तो -3 -2। बहुत ही आसान सवाल था, आपने चुटकी में उड़ा दिया होगा, मैं जानता हूँ तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के ऊपर, ठीक है। तो दो बिंदु हैं 4y और 12 3, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बताइए y का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है, तो कैसे करेंगे? दो बिंदुओं का बीच का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। दो बिंदुओं 4y व 12 3 के बीच की दूरी, तो क्या होता है दूरी का फॉर्मूला? अंडर रूट के अंदर x2 - x1, तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, और y1 - y2 भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, कैसी करो। तो x2 - x1 12 - 4 लिखेंगे यहाँ पर, 12 - 4 यानी 8 का वर्ग, प्लस और y2 - y1 यानी 3 - y, तो 3 - y का वर्ग। और दूरी कितनी दे रखी है बीच की दूरी? 10 मात्रक, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब मुझे y का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, 8 का वर्ग प्लस के ये a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 3 का वर्ग यानी 9 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2 तिया 6y। इसको सरल करेंगे 100 आएगा, और कितना आ जाएगा? 8 8 64 प्लस के 9 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 6y। 64 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 6 और 4 और 9 13, यानी कि 73 और 100 प्लस के y स्क्वायर माइनस 6y। इस 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 आएगा, बराबर में y स्क्वायर माइनस 6y। इस 27 को इधर ले आइए, तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब 27 के फैक्टर करिए, y स्क्वायर माइनस के 9 तिया 27 हो जाएगा, 9y प्लस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ से जो है y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस के 9, और यहाँ से जो है 3 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस के 9 बराबर 0। अब y के दो मान आएंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से, एक फैक्टर बना y माइनस के 9 और एक फैक्टर बना y प्लस के 3। तो y के कितने मान आए? 2 मान आए, या तो 9 है या -3 है, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 2020 और 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और आपसे जरूरी नहीं है समकोण भी पूछे, आपसे पूछ सकता है सिद्ध करो ये जो बिंदु हैं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो। तो आपको जो है तीनों त्रिभुजों की कंडीशन याद होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आना चाहिए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज होता तो तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता तो दो भुजा बराबर आनी चाहिए। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो अब हमें जो है 3 बिंदु दी गए हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेंगे, चित्र बनाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमें नहीं पता ये त्रिभुज हमारा समकोण है, हमने एक रैंडमली ऐसे ही मान लिया। ये 3 2 इसका एक बिंदु A है, ये बिंदु B -2 और -3, और ये बिंदु C है 2,3। तो सबसे पहले हम इन भुजाओं की लंबाई याद करेंगे, इसका मान और इसका मान निकालेंगे। तो भुजा AB की लंबाई का मतलब है कि भुजा बिंदु 3 2 और -2 3 के बीच की दूरी, ठीक है। अगर भुजा AC की लंबाई निकालनी होगी तो मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, और अगर इसकी लंबाई निकालनी होगी तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा। तो सबसे पहले निकालेंगे भुजा AB की लंबाई। सॉल्यूशन भुजा AB, तो भुजा AB बराबर का मतलब हो जाएगा अंडर रूट इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो किसी में से भी घटा सकते हो, x2 - x1 कर लीजिए या x - x2 कर लीजिए। तो 3 - 2 करेंगे तो 3 + के 2 हो जाएगा,
वर्ग प्लस 2 माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, 2 प्लस के 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये 3 और 2 5 का वर्ग 25, और ये भी 3 और 2 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो भुजा ए बी कितनी आएगी, √50। चलिए अब आगे देखेंगे, भुजा ए बी आ गई, अब की बार बी सी निकाली, तो बी सी बराबर कितना आएगा आपका, इन दोनों के बीच की दूरी यानी 2 माइनस 2 यानी 2 प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 प्लस के 3 हो जाएगा, और इसका वर्ग 2 और 2 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 और 3 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो 16 और 36 हो जाएगा आपका 52। यह आ जाएगी आपकी भुजा बी सी। अब निकालिए भुजा सी ए, तो भुजा सी ए का मतलब हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग, 3 माइनस 2 मतलब 1 और 1 का वर्ग होता है 1, 2 माइनस 3 मतलब -1 और -1 का वर्ग होगा 1, कितना आ गया, √2। अब मुझे ये बताइए क्या किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग का योग एक तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। भाई अगर 50 का वर्ग √50 का वर्ग करेंगे 50 आएगा, और √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, तो 50 और 2 52 जो है तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि बी सी का वर्ग बराबर आ रहा है किसके, ए बी के वर्ग के और प्लस सी ए के वर्ग के, बी सी का मतलब हो जाएगा √52 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग मतलब √50 का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग मतलब √2 का वर्ग, तो यह जाएगा 52 बराबर, यह आ जाएगा 50 और ये 2, 50 और 2 मिलकर बनेंगे 52, ठीक है। अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह से करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, यदि sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 2022 और 24 में पूछा गया है। तो देखिए sec थीटा में 2 किसका मान होता है, टेबल में जाइए और sec थीटा का मान ध्यान देना है। अब ये नहीं कि आप टेबल खोल के बैठ जाओ, नहीं, आपको माइंड में खोलनी है, अपने दिमाग में ओपन करनी है टेबल को। तो sec थीटा का मतलब हो जाएगा cos थीटा का उल्टा कर दीजिए। भाई sec में 2 की उसकी वैल्यू होगी जो sec में cos में 1/2 की वैल्यू होगी। तो cos में 1/2 किसकी होती है, आप कहोगे सर cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू जब 1/2 है तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे भाई, टेबल आपको याद है ना, टेबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसको नहीं याद वो देख लीजिए कैसे बनाते हैं। इधर लिखेंगे कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर लिखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं, ठीक है। अब आपको 6 के 6 याद नहीं करने, आपको केवल देखिए कौन कौन से याद करने हैं। आपको केवल साइन का और टेन का याद करना है, पूरी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। तो साइन में 0 की वैल्यू होती है 0, साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब साइन की कर ली, अब टेन की कर लीजिए बस। टेन में 0 की होती है 0 और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और टेन 45 की 1 होती है, टेन 60 की √3 होती है और टेन 90 की होती है इनफाइनाइट। बस अब देखिए ध्यान से, अब कोस में 0 उसकी वैल्यू होगी जो साइन में 90 की है, यानी ऐसे क्रॉस में लिखते चले जाइए। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कोस में 30 डिग्री की वह मान होगा जो साइन में 60 का है, तो साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 था, वही मान कोस 30 में हो जाएगा। 45 में दोनों सेम रहेंगे। अब कोस 60 का मान वह होगा जो साइन 30 का होगा, तो साइन 30 का है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और कोस 90 में वो मान होगा जो साइन 0 में होगा, तो साइन 0 का 0 है तो कोस 90 का 0।
ठीक है। अब इनका अपोजिट लिखिए, कोट जो होता है tan का उल्टा होता है। भाई जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा, भाई जीरो को हम 1/0 लिख सकते हैं, सॉरी 0/1, और इसका उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनेट, ठीक है, याद रखना। तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनेट। ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3, और एक का उल्टा एक हो जाएगा, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनेट का मतलब होता है 1/0, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। sec में क्या हो जाएगा, sec 0 की वह मान देखिए, cos का जो 0 का मान है वो उल्टा कर दो भाई, एक का उल्टा करोगे एक ही आएगा, नहीं आएगा। √3/2 का उल्टा करोगे 2/√3 आएगा, नहीं आएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आएगा, और 1/2 में क्या करोगे इसको उल्टा, और 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनेट आएगा। कोसेक में साइन का उल्टा कर दीजिए, तो 0 का उल्टा करेंगे इनफाइनेट आएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा, और √3 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, और √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो ऐसे आपको टेबल याद करनी है। अगर नहीं याद हो रही तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आप पीछे बना लेना, और फिर उसके जो है आंसर यहाँ से देख देख के लिख देना। अब आपसे पूछा था डायरेक्ट sec थीटा में 2 किसका मान है, वह मान बताओ। तो sec की टेबल में जाओ, अब 2 देखो किस में है, साइन sec में 60 डिग्री का मान है 2, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ये टेबल नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है, और बोर्ड में देखे पिछले साल भी पूछा गया है। तो यदि कोट 2a बराबर tan a - 22 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, इसको भूल जाइए, आगे क्या लिखा है बस यहाँ देखिए, a का मान पूछा उसने, और आपको दिया कितना है, कोट 2a बराबर tan। याद रखिए कोट में और tan में क्या रिलेशन होता है भाई, कोट थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 - थीटा के, हाँ है ना, ठीक है। तो tan 90 - थीटा बराबर किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के। तो अब यहाँ पर देखिए कोट थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है, तो दोनों बराबर कब होंगे, या तो इसको tan में बदल लीजिए या इसको कोट में बदल लीजिए, दोनों बराबर तब होंगे, ठीक है। और याद रखना tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 - थीटा, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। यानी या तो आप इसको tan में बदल लीजिए या इसको कोट में बदल लीजिए, मर्जी आपकी है। तो दोनों साइड में या तो tan होने चाहिए या कोट होने चाहिए, तभी मैं कोट से कोट काटूंगा और a का मान निकालूंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए, इसको बदल लीजिए, tan में बदल लो, है ना। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 90 - थीटा, तो इधर लिखेंगे tan, सबसे पहले दिया है कोट 2a बराबर tan a - 22 डिग्री, इतना दिया है। अब कोट को बदल लेंगे tan में, तो इसे लिखेंगे tan 90 - 2a बराबर tan a - 22 एज इट इज लिख दीजिए। अब tan से tan ख़त्म कर दीजिए, तो 90 - 2a बचा इधर, और इधर बचा a - 22 डिग्री। तो a वाला एक साइड लिख लीजिए, ये जाएगा 3a, और 22 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 112, और 112 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 112/3, यानी 3 × 9 बचेंगे कितने 2, 3 × 7 21 बचेंगे आपका 1, 3 × 9 और 3 × 9, यानी a का जो मान आ गया 37 डिग्री, 37.33 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। एक मेथड वो है कि आपको tan को बदल लीजिए कोट में, या तो एक तरीका तो ये था कि दोनों को मैंने tan में बदल लीजिए, या tan को कोट में बदल लो, ऐसे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अथवा करके यहाँ देख लीजिए, अथवा कोट 2a को एज इट इज लिखिए, केवल और केवल इसको बदलिए। tan को कैसे बदलते हैं कोट में, कि 90 - थीटा करके, तो कोट 90 - थीटा, थीटा क्या है, ये पूरा एक थीटा है, a - 22, तो a - 22 अंदर आएगा, तो कितना आएगा, कोट से कोट ख़त्म, तो 2a बराबर 90 माइनस के a और माइनस प्लस के 22, a को इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा, और 90 और 22 जुड़ेंगे 112 आ जाएगा। फिर से a का मान 112/3 करके कितना आएगा 37.33। तो मर्जी आपकी है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस आपको ये बताया है कि या तो दोनों को कोट में चेंज करना है या दोनों को tan में चेंज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, यदि tan a + b बराबर 1 और tan a - b बराबर 1/√3, इसको भूल जाइए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए बस a और b के मान याद कीजिए। आपको tan a + b दिया है और tan a - b दिया है, और a और b का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखे, दिया है tan a + b
बराबर 1। अब ध्यान से देखिए tan की टेबल में 1 किसका मान होता है, tan में आपका होगा सर tan 45 का होता है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45। तो a प्लस बी बराबर tan 45 डिग्री, तो tan से tan उड़ जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, और tan में जो टेबल है 1/√3 किसका मान है सर, आपका हो गया tan 30 का मान है, तो यहाँ पर आएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, फिर से tan से tan काट देंगे, कितना आएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपके सामने दो रैखिक समीकरण हैं, इसमें और a और b का मान निकालना है, विलोपन विधि लगा देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर a और a जुड़ जाएंगे, 2a बनेगा, b से b कट जाएगा, 30 और 45 जुड़ करके 75 आ जाएगा। तो a का जो मान आएगा 37.5 आ जाएगा, 37.5 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दो, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a की वैल्यू 37.5 है, माइनस b बराबर 30 डिग्री। इस b को इधर ले जाएंगे, तो 37.5 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा, 37.5 में से 30 जाएंगे तो 7.5 आएगा, तो b का मान कितना आ गया 7.5 डिग्री। तो देखा कितना आसान है। ठीक है, जो भी आपको साइड में गिवन हो उसमें ही उसी का मान रख दो। मान लो यहाँ पर ऐसे दे देता कि साइन a प्लस बी बराबर 1/2, तो अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, आपको सर साइन 30 की, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। जो भी मान होगा उसी की टेबल में जाना है और उसी का मान निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, 6 नंबर का। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी के जैसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 6 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, है ना। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो ध्यान से देखिए, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई याद कीजिए, ये 2024 में ही पूछा गया आपसे। देखिए सबसे पहले जो कह रहा है उसके अनुसार चित्र बनाइए। तो चित्र क्या बनाएंगे, भूमि के किसी बिंदु P से, तो भूमि कैसे बनती है, ऐसे मान लीजिए भूमि है, इसके बिंदु P मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो नीचे से मान लीजिए ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है, तो भवन जो होगा मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए भवन है, तो यहाँ तक जो है उसने बोला 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ से जो भवन को देखेंगे 30 डिग्री का एंगल देखना पड़ेगा। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज है, जो भवन है इसके ऊपर एक झंडा है, मान लीजिए झंडा है। ठीक है, ये मान लीजिए झंडा है, इसके ऊपर एक ध्वज है। अब ध्वज के शिखर का, शिखर कहाँ पर है ध्वज का, ये, तो शिखर का P से उन्नयन कोण, यानी P से ध्वज के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, वो 45 डिग्री का है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का मान है वो 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई याद करो, यानी मान लीजिए ध्वज की लंबाई h है, तो हमने h का मान निकालना है। ओके, ये चित्र समझ में आ गया। अब इसको पॉइंट नाम दे देंगे, माना ये P है तो ये इसे Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, सिंपल। अब आपको ध्वज की ऊंचाई यानी h ज्ञात करनी है। जो जो हमने इसमें बताया है आपको बस पहले वही दर्शाना है। इधर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, माना QR एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर व जिसके ऊपर एक ध्वज है, एक ध्वज कौन सा, RS है। ठीक है, माना, बस इतना लिख देंगे, एक ध्वज है और एक भवन है और भवन के ऊपर एक ध्वज है। अब आ जाओ त्रिभुज में। अब ध्यान से देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज तो मेरा ये बन रहा है, कौन सा, त्रिभुज PRQ। ठीक है, तो इसी को ले लो सबसे पहले, त्रिभुज PRQ में। तो PRQ में लगाइए tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे काका से, आपने याद होगा लाल बटे काका।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा आ जाएगा एल बटे ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो त्रिभुज पी आर क्यू में देखना है मुझे, पी आर क्यू। तो इसमें लंब क्या है, इसमें लंब मान लीजिए 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे आधार क्या है इसमें, मान लीजिए x है, ठीक है, ये हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो x आ गया। तो और टेन थीटा, थीटा कितना है पी आर क्यू में थीटा है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर 10/x। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे x। तो x का मान कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है, x का मान कितना आ गया 10√3। अब ध्यान से देखिए दूसरे ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, तो त्रिभुज पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा फिर से क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूँ कितना हो जाएगा 10 + h हो जाएगा। टोटल अगर कितना हो जाएगा 10 + h, तो लंब हो जाएगा 10 + h बटे आधार x हो जाएगा, ठीक है। थीटा कितना है अब की बार 45 डिग्री है, तो टेन 45 बराबर 10 + h और x का मान रख दीजिए ऊपर से 10√3। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 + के h बटे 10√3। 10√3 की गुना इधर करिए, 10√3 आएगा बराबर 10 + के h, और h का मान निकालना है तो 10 को इधर ले जाएंगे, 10√3 - के 10, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 - 1। तो h का मतलब हो जाएगा ध्वज की लंबाई। तो यही आपसे पूछा था कि ध्वज की लंबाई ज्ञात करो, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या इसको और सरल करेंगे तो √3 का मान 1.732 रख दीजिए, 1.732 - 1। तो इसको जब इससे घटाएंगे, एक घटाएंगे तो 0.732 बचेगा, और जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा इसमें 7.32 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप सोल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट बताना है तो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना 2 से 3 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी, 2024 में पूछा गया है, 0 1 2 अनंत। तो सबसे पहले समझिए क्या है सवाल। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखा, तो मान लीजिए एक वृत्त है, इसका व्यास कहाँ पर होता है, व्यास ये होता है, ठीक है। अब व्यास के सिर है, ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनके सिरों पर खींची गई समांतर रेखा, मान लीजिए एक रेखा हमने ऐसे खींची जो व्यास से होकर जा रही है, और एक दूसरी रेखा हमने ऐसे खींची जो व्यास से होकर जा रही है। क्या ये दोनों समांतर हैं, तो केवल और केवल 2 ही रेखा खींची जा सकती हैं। तो आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। जरूरी नहीं है आप ऐसे खींचो, मान लीजिए एक वृत्त है, इसका व्यास मान लीजिए ये है, तो इसके जो व्यास से खींची जाएगी, एक ही खींची जाएगी, एक ही खींची जाएगी, और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती जो समांतर हो, है ना। लेकिन अगर हाँ उसने बोला कि वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो वो अनंत हो जाएंगी। मान लीजिए एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, तो बहुत सारी अनंत खींची जा सकती हैं वृत्त के परिधि पर। तो अगर केवल परिधि पर पूछता तो अनंत आएगा आंसर, लेकिन अगर व्यास के सिरों पर पूछेगा तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया समांतर रेखाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित चित्र में एक चित्र दिया गया है, ए बी और सी डी 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। जो ए बी है और जो सी डी है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ कॉमन है। तो परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। तो सिद्ध कीजिए ए ई प्लस ई डी बराबर बी ई प्लस ई सी। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब भी एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु, मान लीजिए P है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये हमेशा बराबर होंगी। मान लीजिए A है, ये B है, तो AP बराबर होगा BP के, ठीक है, याद रखना AP बराबर होता है BP। तो जब भी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों बराबर होती हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अतः जो AE है वो EC के बराबर होगा, AE बराबर होगा EC के, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, तथा जो
DE है या ED कह दीजिए, वो किसके बराबर होगा, BE के। तो ED बराबर किसके होगा, BE के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो AE प्लस ED हो जाएगा इधर, और बराबर आ जाएगा EC प्लस के BE। ठीक है, यही आपसे देखिए सिद्ध करवाने को बोला था, AE प्लस ED बराबर BE प्लस EC। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, 2024 में आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। इसका जो त्रिज्या के वृत्तखंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, यानी इस खंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल है थीटा, और इसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं वो होता है थीटा बटे 360 का 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमें निकालना है, हमें नहीं पता वो कितना है, तो 360 रखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू उसने दी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 2 बार लिखेंगे। ओके, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी गिवन है कितना, 154, यहाँ पर लिखेंगे 154। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, 90 आ जाएगा। 11 से काट लीजिए इधर, 11 एकम 11, बचेंगे 1, 11 चौक 44। ठीक है, और 14 से कट गया 14, यानी थीटा बटे 90 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कुछ नहीं था इसमें, काटा पीटी थी। आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही आप कर पाओगे, बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले को अच्छे से एक कॉपी पर लिख लीजिए, और जब भी आप प्रैक्टिस सेट करने बैठो फॉर्मूले सामने खोल के रख लो। जो भी फॉर्मूला याद नहीं आए उसे कॉपी में खोल कर देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो अब की बार जो है गोले का आयतन व्यास के पदों में पूछा आपसे, और ऑप्शन ऐसे अजीब गरीब हैं। इसको देखकर बालक जो है कन्फ्यूज हो गए थे, और काफ़ी बच्चे इसको छोड़कर आए थे, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको छोड़कर गलती की है बच्चों ने। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्यास d बराबर होता है 2r के, हाँ या ना। अच्छा, r बराबर फिर कितना होता है, d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम, गोले का आयतन, गोले का आयतन आप जानते होंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आर की क्यूब में नहीं है दिया, हमें दिया है डी में, तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, d/2 रख देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई और d/2 की होल क्यूब। तो जब d/2 की होल क्यूब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, d की क्यूब और बटे 2 की क्यूब यानी 8। तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और पाई/6 d की क्यूब। तो कितना आ जाएगा आंसर, पाई/6 d की क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो आपको घुमाकर भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं आपसे डिट्टो ही सूत्र पूछे। जैसे अभी एक मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में कराया था, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा था घुमा करके। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट घुमा करके, तो आपको फॉर्मूले अच्छे पकड़ होने चाहिए फॉर्मूले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 19 में, 2020, फिर 22, फिर 23, और ऊपर से एनसीईआरटी का भी सवाल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, और 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, दो घन दिए गए हैं आपको जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64। तो अगर घन का आयतन 64 है तो उसकी भुजा आप बता सकते हो मुझे, बिल्कुल बता सकते हैं। तो लिखेंगे घन का दिया है, प्रत्येक घन का आयतन दिया है, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी,
एक घन की भुजा, ये प्रत्येक घन की भुजा निकाल लीजिए, प्रत्येक घन की भुजा। तो भुजा क्या होता है, भुजा इसकी क्यूब कर दीजिए, यानी 64 की किसकी क्यूब होती है 64, ये होगी 4 की क्यूब, तो भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दो घन है आपके पास, ऐसे देखिए ये दो घन है। सबसे पहले एक घन बना रहा हूं मैं, उसके बाद एक और घन है, देखिए ये ऐसे थे कि एक घन ये था और एक घन ये था। इन दोनों के जो आयतन थे, प्रत्येक के दोनों के आयतन समान थे, कितने थे 64 घन सेंटीमीटर। तो हमने इनकी भुजा निकाल ली, तो भुजा इसकी 4 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की भी, और ये वाली 4 आ जाएगी, और ये ऊंचाई भी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी लंबाई भी 4 है इसकी, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। ऐसी एक ही घन था जिसकी लंबाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है। ठीक है, ये एक घन था। अब ये कह रहा है कि इन दोनों घनों को, घन के संलग्न फलकों को मिला दिया, यानी जो इनके संलग्न लगे हुए फलक हैं एक दूसरे को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमारा एक घन प्राप्त हुआ। अब ये घन बन गया ना, तो ये जो घन है अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए, तो लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए, सिंपल। तो सबसे पहले घन की जो अब नए घन प्राप्त घन की लिखेंगे, बने घन की लंबाई, बने घन की लंबाई, तो लंबाई यानी एल कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 4 यहाँ से यहाँ तक है, 4 यहाँ से यहाँ तक है, तो कितनी होगी टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, चौड़ाई तो अब भी उतनी रहेगी 4 सेंटीमीटर ही। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h, ऊंचाई पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, बस बदला क्या, केवल और केवल लंबाई बदली। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। तो लिखेंगे 2 गुना लंबाई की वैल्यू 8 है, गुना b की वैल्यू 4 है, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, यहाँ देखिए 8 चौक 32 और प्लस के 4 चौक के 16 और 8 चौक के 32 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 32 32 64, 64 और 16 80 और 80 दूनी आ गया 160। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, और आयतन हमेशा घन में आता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 9वीं संख्या आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार हर बार ऐसे ही करना है। ठीक है, जितनी संख्याएं दी हैं, कितनी संख्या है टोटल, 9 संख्याएं हैं। देखिए टोटल कितनी संख्या है, 9 है, उनमें से सभी संख्याओं का जो समांतर माध्य है 13 दिया है। तो लिखेंगे, ये सबसे पहले जितनी संख्या शुरुआत में दी है उनको लिखिए, 8 संख्याओं का माध्य है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य है। तो कितना आया 12। अब अगर 8 संख्याओं का मैं योग पूछूं आपसे, क्या बताओगे आप, 8 संख्याओं का योग। तो योग क्या होता है, ध्यान से देखिए भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, हाँ या ना, यानी योग बटे संख्या। तो अगर मैं योग आपसे पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य में संख्या की गुना हो जाएगी, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, जो 8 संख्याएं हैं उनकी गुना हो जाएंगी उनके समांतर माध्य से, यानी 12 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। इसी प्रकार अब टोटल संख्या 9 है, तो 9 संख्याओं का माध्य दिया है 13, तो लिखेंगे 9 संख्याओं का माध्य बराबर
कितना है 13। तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो योग निकालने के लिए माध्य में संख्या की गुना कर देते हैं, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। अब देखिए 8 संख्याओं का योग तो 96 है और 9 संख्याओं का योग 117 है। तो अगर 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग मैं घटा दूं तो मेरी 9वीं संख्या आ जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, तो लिखेंगे अतः 9वीं संख्या बराबर 9 संख्याओं का योग माइनस 8 संख्याओं का योग, माइनस 8 संख्याओं का योग। तो लिखेंगे इसको 9 संख्याओं का योग है 117 और 8 संख्याओं का योग है 96, सॉरी ऊपर लिख लो 96। तो कितना बचा? 17 में से 6 गए बचेंगे 9 और 10 में से 9 गए बचा 1, यानी जो मेरी 9वीं संख्या है वो कितनी है? दोबारा से घटाइए, 7 में से 6 गए भाई, 17 में से 6 गए, सॉरी 7 में से 6 गए 1, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। 7 में से 6 गए 1 और 11 में से 9 गए 2। तो मेरी जो 9वीं संख्या है वो कितनी है? 21 है। ठीक है, तो जब भी आपसे कुछ संख्याओं का समांतर माध्य अलग दे और सभी संख्याओं का समांतर माध्य देकर कोई एक संख्या आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? पहले जो जितनी संख्याएं दी हैं उनका माध्य लिख करके योग निकालो, फिर टोटल संख्याओं का माध्य लिख करके योग निकालो, फिर टोटल में से दी गई संख्याओं को घटा दो तो आपकी जो बची हुई संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, ये इसका मेथड है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। तो क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 और 23 में पूछा गया है। ये आपको आंकड़ा दिया गया है, x क्या होता है? कोई भी पद होते हैं, और f क्या होती है? बारंबारता होती है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य कितना दिया है? 21.5 दिया है। इसका मतलब आपको समांतर माध्य इसमें निकालना है। तो सबसे पहले इसकी एक टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो टेबल में क्या लिखेंगे? इधर x लिखेंगे, इधर f लिखेंगे। ठीक है, तो जो इधर x की वैल्यू है वो लिखिए, x की वैल्यू 5 है और 15 है और 25 है और 35 है, उसके बाद 45 है। यहाँ पर f की वैल्यू लिखिए, f की वैल्यू है यहाँ पर 6, 4, 3, p2 और इधर लिखिए fx। ठीक है, fx का मतलब f की मल्टीप्लाई x में करनी है। तो 6 पंजे हो जाएगा 30, 15 चौका 60, 35 25 या 75 और 35 p की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 p आएगा और 45 दूनी 90 आएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए। किनको? एक तो सिग्मा f निकालना है मुझे। सिग्मा f कितना होगा? 6 4 10, 3 13, 13 2 15, 15 में और p भी जुड़ेगा तो 15 प्लस के p। और सिग्मा fx कितना आया? 0 5 का 5 और हासिल लगो कुछ नहीं, तो 3 और 6 9, 9 7 16, 16 और 9 16 9 कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 प्लस के कितना? 35 p, ये अलग जुड़ेगा इसमें। तो सिग्मा fx की वैल्यू होगी, सिग्मा f की वैल्यू होगी। अब देखिए x बार का फॉर्मूला जानते हैं आप, माध्य, इसको बोलते हैं माध्य। तो x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई है? 255 प्लस के 35p बटे सिग्मा f की वैल्यू कितनी आई है? 15 प्लस के p। और x बार का मतलब समांतर माध्य आपको गिवन है कितना? 21.5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और कुछ नहीं करना, बस p का मान निकालना है। तो 21.5 की 15 में गुना करो, 15 पंजे 75 हासिल लगो 7, 15 कम 15 7 22 हासिल को 2, 15 दूनी 30 और 2 32 प्लस 21 की इसमें गुना करेंगे तो 21.5 p आएगा बराबर 255 प्लस के 35p। ठीक है, 21.5 को इधर ले जाइए और 255 को इधर ले आइए। तो 322 में से 255 घटाना है तो 0.5 एज इट इज आएगा। 12 में से 5 गए 7 बचेंगे और 11 में से 5 गए बचेंगे आपके 6 और 3 में से 2 गया 1 बराबर 35 में से 5 गए बचेंगे, सॉरी 0 में से 5 गए बचेंगे 5 और 4 में से 1 गए बचेंगे 3 और 2 में से 2 गए बचेंगे 3 में से 2 गए बचेंगे 1। तो 13.5 बचे p में। तो p का मान कितना आ गया? 67.5 बटे 135 और p पॉइंट से गया पॉइंट, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी?
5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, बचेंगे 3, 5 7 35। 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 ते 15, बचेंगे 2, 5 पंजे 25। 9 से काट लो, 9 ते 27, 9 एकम 9, बचेंगे 4, 9 पंजे 45। और 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, यानी पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार फिर से समझो। जब भी आपको समांतर माध्य गिवन हो तो हमेशा किसी न किसी वैल्यू का मान पूछेगा आपसे, ठीक है, या तो एक्स का या एफ का या पी का। तो इसमें एक टेबल बनानी है आपको, एफ एक्स की गुना करनी है, सिग्मा एफ को अलग निकालना है, सिग्मा एफ एक्स को अलग निकालना है, एक्स बार का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फिर वैल्यू रख देनी है सिग्मा एक्स की यहाँ से उठा करके, और सिग्मा एफ एक्स की यहाँ से उठा करके वैल्यू रख दी, सिग्मा एफ की यहाँ से उठा करके वैल्यू रख दी। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। ये आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और प्रायिकता वाला चैप्टर से क्वेश्चन है, यहाँ तक नोट करो पहले, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये आपसे 2019 में पूछा गया था। तो कैसे करते हैं इन सवालों को, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। प्रायिकता बराबर होता है क्या, कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम बटे कुल अनुकूल परिणाम, ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, कुल अनुकूल परिणाम ऊपर आएगा, अनुकूल परिणाम, और कुल संभव परिणाम नीचे आएगा। अब ध्यान से देखिए क्या है, कुल अनुकूल और कुल संभव। कुल संभव परिणाम का मतलब है एक सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे हमें। तो क्या तो हमारा टेल आएगा या हेड आएगा। टेल को बोलते हैं पट और शीर्ष को बोलते हैं हेड, ठीक है, याद रखना। कुल अनुकूल का मतलब है कि उसने क्या पूछा आपसे, शीर्ष पूछा है, यानी अनुकूल आना चाहिए, यानी शीर्ष आना चाहिए। तो शीर्ष केवल एक ही हो सकता है भाई, एक सिक्का है, सिक्के को जब हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 परिणाम आ सकते हैं। लेकिन उसने पूछा है जब शीर्ष आए, तो शीर्ष का मतलब हेड हो जाएगा, तो हेड केवल एक ही बार आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो कितना आसान है, देखा। अगर आपसे पूछ लेता बताइए पुछ आने की प्रायिकता, पुछ का मतलब होता है टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की भी क्या हो जाती, 1/2 हो जाती है ना, ठीक है। तो जितनी हेड आने की प्रायिकता है उतनी ही पॉसिबिलिटी टेल आने की भी है। तो इन दोनों की सेम होती है, याद रखना। चलिए अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं मैं, उसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको करना है, ठीक है। परिमेय संख्या बतानी है इसमें कौन सी होगी, जो भी होगा ऑप्शन बता देना कि होमवर्क का जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर ए है, जो भी करेक्ट होगा उसको बता देना है। और अगर आपको इसके पूरी PDF चाहिए जो भी मैंने लिखा है, इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी विद फैसल जब सर्च करोगे तो ऐसा ही आइकन आएगा जैसे यूट्यूब का आइकन है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर कोई डाउट रह गया है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।